हाई जमींदार्स डिफ़ॉल्टेड ऑन पेमेंट। जब परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया तो ज़मींदार्स के साथ अंग्रेज़ों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो रेवेन्यू पे करेंगे, वो फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड को पे करेंगे। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा देखा जा रहा था कि ज़मींदार रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे थे और उनके पास अनपेड बैलेंसेस बढ़ते जा रहे थे। तो कंपनी ऑफिशियल्स को शुरू में लगा कि अगर वो रेवेन्यू डिमांड को फिक्स कर देते हैं तो ज़मींदार को सिक्योरिटी का आश्वासन मिलेगा और इससे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपने स्टेट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने के अर्ली डेकेड्स में ही ये मालूम चलने लगा कि ज़मींदार तो रेवेन्यू डिमांड पे ही नहीं कर पा रहे हैं, समय पे जो उन्हें रेवेन्यू पे करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं और उनके पास अनपेड बैलेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो फेलियर था, इस फेलियर के पीछे बहुत से रीजंस थे। पहला कि परमानेंट सेटलमेंट के माध्यम से जो इनिशियल डिमांड अंग्रेज़ों ने ज़मींदार से की वो ही काफ़ी ज़्यादा था। वो ऐसा इसलिए भी था क्योंकि कंपनी ऑफिशियल्स को ये लगा कि वो डिमांड को फ्यूचर के लिए भी फिक्स कर रहे हैं और अगर फ्यूचर में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ता है, अगर ज़मींदार का इनकम बढ़ता है, अभी जितना एरिया में एग्रीकल्चर किया जा रहा है उस एरिया से ज़्यादा एरिया में अगर एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया जाता है तो उस सिचुएशन में ज़मींदार के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा इनकम आएगा। अब जब ज़्यादा इनकम आएगा लेकिन हमने अगर रेवेन्यू डिमांड को ही फिक्स कर लिया है तो वो इंक्रीज्ड इनकम हम ज़मींदार से फिर वसूल नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से कंपनी ऑफिशियल्स ने ये सोचा कि अभी ही हम रेवेन्यू डिमांड को काफ़ी ज़्यादा हाई फिक्स कर देते हैं ताकि बाद में अगर कल्टीवेशन एक्सपेंड करे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ें और ज़मींदार का इनकम बढ़े तो वो उस बढ़े हुए इनकम से एक अच्छा खासा रेवेन्यू ज़मींदार से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने पहले से ये सोच लिया था कि अगर ये लॉस से हमको बचना है तो हमको रेवेन्यू को हाई फिक्स करना होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी एक अच्छा स्ट्रेटजी नहीं था। उनको ऐसा लगा था कि ऐसा कर कर ज़मींदार के ऊपर जो बोझ है वो कम जाएगा, वो धीरे धीरे कर कर कम जाएगा। जैसे जैसे वक्त के बीतने के साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे, पहले अगर कोई चीज़ 100 रुपया में मिलता था और अगर वो चीज़ अब 150 रुपया में मिल रहा है तो यहाँ पे 50 रुपया का इंक्रीज़ देखने को मिला। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी इंसान इस चीज़ को बेचेगा उसको 50 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उसका इनकम बढ़ गया है, इनकम बढ़ेगा। अब इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि उस पर टैक्स लगाया जाएगा, उससे रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट में तो रेवेन्यू को ऐसा था कि परमानेंटली फिक्स करना था। बदलते मार्केट कंडीशन के अनुसार रेवेन्यू को फिक्स करने का सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट में नहीं था। इसी वजह से ये सिस्टम पूरी तरीके से फेल कर गया। दूसरा, 1790s में हाई डिमांड को लगाया गया। ये एक ऐसा समय था जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के दाम काफ़ी कम हुआ करते थे। इसकी वजह से जो किसान थे वो ज़मींदार को पेमेंट या रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे। अगर ज़मींदार रेंट कलेक्ट ही नहीं करेगा तो वो कंपनी को पे क्या करेगा? ज़मींदार के पास पैसा रहेगा तभी तो वो कंपनी को पैसा भरेगा। तो सेकेंड रीज़न ये था। थर्ड रीज़न ये था कि रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा फिक्स कर दिया गया, वो वेरिएबल नहीं था, रेवेन्यू फिक्स्ड था, कांस्टेंट था। भले ही हार्वेस्ट कैसा भी हो, फसल बर्बाद हो जाए, एग्रीकल्चरल यील्ड कम हो, उससे अंग्रेज़ों को कोई लेना देना नहीं था। अंग्रेज़ों का केवल ये था कि टाइमली उनके पास पेमेंट पहुंच जाना चाहिए, टाइमली उनके पास रेवेन्यू पहुंच जाना चाहिए। उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था कि हार्वेस्ट कैसा भी हो।
यहाँ तक कि सनसेट लॉ के मुताबिक अगर एक स्पेसिफाइड डेट के सनसेट तक, सूर्यास्त तक अंग्रेज़ों के पास पेमेंट नहीं पहुँचता तो एक ज़मींदार की ज़मींदारी उससे छीन ली जाती या फिर उसके इस्टेट को, प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाता बेचने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने कितना स्ट्रिक्ट रूल इम्प्लीमेंट कर रखा था रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। चौथा, परमानेंट सेटलमेंट से इनिशियली ज़मींदार के पावर को कम कर दिया गया। रायत से, पेजेंट से रेंट को कलेक्ट करने का पावर, अपने ज़मींदारी को मैनेज करने का पावर ज़मींदार से थोड़ा सा छीन लिया गया ताकि ज़मींदार उतना पावरफुल ना रहे और पावर अंग्रेज़ों के हाथों में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहे। कंपनी को यह मालूम चल गया कि ज़मींदार उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़मींदार अपनी मनमानी ना करें, वो आगे जाकर ये ना डिक्लेयर करें कि हम ही राजा हैं। तो इसके लिए उनको कंट्रोल करना, उनके कामों को रेगुलेट करना, मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अगर उनके अथॉरिटी को, उनके पोजीशन को दबाया नहीं जाए, उनकी ऑटोनॉमी को रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए तो ये ज़मींदार अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए कंपनी ने उनकी ऑटोनॉमी, फ्रीडम, अथॉरिटी के ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाए। ज़मींदार अपने पास सेना को मेंटेन किया करता था, लेकिन ज़मींदार से ये कहा गया कि तुम्हें सेना को जो मेंटेन कर रहे हो उसको कम करना होगा या फिर डिसबैंड करना होगा। कस्टम ड्यूटीज़ हटाए गए। ज़मींदार के जो भी कोर्ट्स थे उसको कलेक्टर के सुपरविज़न में ला दिया गया और कलेक्टर को कंपनी अपॉइंट किया करता था। अब यहाँ पे एक शिफ्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कि जो पावर पहले ज़मींदार के पास हुआ करती थी वो पावर अब कलेक्टर को सौंपी जा रही है। इसके माध्यम से कलेक्टर को काफ़ी पावर दिया गया। ज़मींदार के पास न्याय देने का पावर, लोकल पुलिस को ऑर्गेनाइज करने का पावर जो पहले था वो उससे छीन लिया गया। वक्त के साथ अथॉरिटी के एक अल्टरनेटिव सेंटर के रूप में कलेक्ट्रेट उभरा और इसके माध्यम से ज़मींदार क्या कर सकता है, ज़मींदार कितना ट्रूप्स मेंटेन कर सकता है, क्या वो कोर्ट में क्या क्या डिसीजन लेगा, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस कंपनी ऑफिशियल्स ने लगाए। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ज़मींदार के पास जो पहले अथॉरिटी, पावर, फ्रीडम हुआ करता था उसको काफ़ी कम कर दिया। ज़मींदार के पास जो ट्रूप्स होता था उसको मेंटेन करने से मना कर दिया। उसके कोर्ट को कलेक्टर के सुपरविज़न में ला दिया और पहले ज़मींदार न्याय वगैरह क्या करता, छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाया करता, ही वाज एक्टिंग एज अ जज। लेकिन अब वो काम कलेक्ट्रेट को सौंप दी गई। तो यहाँ पे हमें एक चेंजिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक केस में जब एक राजा ने रेवेन्यू को पे करने की काबिलियत खो दिया, वो रेवेन्यू को पे नहीं कर सका, तो कंपनी ऑफिशियल्स ने उसके ज़मींदारी को एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस भेजें कि उसकी ज़मींदारी को डिस्ट्रिक्ट अपने अंडर ले लेगा और हर इफ़ेक्टिव तरीके का इस्तेमाल करेगा ताकि राजा का और उसके ऑफिसर का जो भी इन्फ्लुएंस है, अथॉरिटी है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय वो लोग कर सकें। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर कोई राजा रेवेन्यू को पे नहीं कर पाता था तो उससे उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती, उसकी अथॉरिटी, पावर, इन्फ्लुएंस को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश कलेक्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज किया करता, जिसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपॉइंट किया करते थे। रेंट कलेक्शन के समय, रेंट को कलेक्ट करने के समय ज़मींदार किसान के पास नहीं जाता। ज़मींदार रायत से, पेजेंट से, किसानों से, कल्टीवेटर से डायरेक्टली रेंट को कलेक्ट नहीं किया करता, बल्कि ज़मींदार का एक ऑफिसर जिसे आमला कहा जाता था वो गांव में आता था
और वो किसानों से रेंट कलेक्ट करता था। लेकिन हमेशा से ही रेंट के कलेक्शन का जो ये प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमफुल होता था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कभी कभी फसल बर्बाद हो गया तो कभी कभी मार्केट किसानों के फेवर में नहीं होता। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस काफ़ी कम होते हैं। इसकी वजह से किसान ड्यूज़ रेवेन्यू को कैसे पे करेगा? अगर फसल बर्बाद हो गया है, किसानों के पास कुछ पैसा नहीं है, कुछ इनकम नहीं है, तो वो आखिर कैसे ज़मींदार को रेवेन्यू पे कर पाएगा? तो यहाँ पे क्या होता था कि रायट्स जानबूझकर पेमेंट या तो नहीं करते थे या पेमेंट देने में देरी करते थे। वहीं बात की जाए अमीर किसान की, रिच पेजेंट की या विलेज हेडमैन की, जिसे हम जोतेदार या मंडल भी कहते थे, वो काफ़ी खुश होते थे जब ज़मींदार परेशानी में होते थे। जब ज़मींदार की ज़मींदारी उनसे छीन ली जाती, उनकी स्टेट को, लैंड को बेचने के लिए ऑक्शन पे रखा जाता, तो अक्सर कर अमीर किसान उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ज़मींदार की ज़मींदारी को ख़रीदने के लिए। अब जंगल में एक ही शेर होता है, जंगल में 1000 शेर नहीं होते। अगर होते भी हैं तो जंगल में जो एक शेर होता है वही राजा होता है, सभी नहीं। तो ज़मींदार का पोजीशन, मनी पावर, इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अमीर किसान भी हैं और वो चाहते हैं कि उनका पावर हो, उनके पास अथॉरिटी हो। तो वो काफ़ी खुश होते थे जब ज़मींदार परेशान होते थे। ज़मींदार, जोतेदार, मंडल्स अमीर किसान के ऊपर अपनी अथॉरिटी को, पावर को आसानी से एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे। ज़मींदार डिफ़ॉल्टर को प्रोसिक्यूट तो कर सकते थे, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस काफ़ी लंबा खिंचता था। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी किसान ने पेमेंट देने से मना कर दिया, रेवेन्यू को पे करने में देरी करी, या फिर ज़मींदार के रास्ते कोई जोतेदार, कोई अमीर किसान आया, तो ज़मींदार उस डिफ़ॉल्टर को सज़ा देता, पनिश करता। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लंबा खिंचता। वर्धमान में ही अगर हम देखें तो 1798 में लगभग 30,000 से भी ज़्यादा पेंडिंग केसेस थे रेंट पेमेंट के बकाया को लेकर। मतलब जो रेंट, जो रेवेन्यू कंपनी ऑफिशियल्स फिक्स किया करते थे, इसको पे करना है, लेकिन किसी ने पे नहीं किया, किसी ने पे करने में देरी करी, तो इसके रिस्पेक्ट में लगभग 30,000 पेंडिंग केसेस केवल वर्धमान में थे। तो अब इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे बंगाल में ऐसे कितने केसेस होंगे। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ज़मींदार के साथ साथ जोतेदार, जोतेदार मतलब अमीर किसान, रिच रायट्स का भी राइज देखने को मिल रहा है बंगाल के अंदर।